वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
सर्वप्रथम मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे इस कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर सखा श्याम लिखन उनका कहानी संग्रह एनकाउंटर लव स्टोरी व अन्य प्रेम कहानियों का लोकार्पण आज सफल हुआ। और साथ में यह भी सुखद है कि इस संग्रह को पढ़ करके कुछ लोग अपने विचार हमारे सामने रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पुस्तक को बिना पढ़े जो बोलने की बड़ी यशस्वी एक परंपरा हमारे है, तो उसको कई बार बोलना भी चाहिए। और लेखक जो मेहनत करता है उसको अंगीकार करते हुए उसकी चुनौती को स्वीकार भी करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अजय जी से निवेदन करूँगा कि हमारे अतिथियों का, हमारे अध्यक्ष जी का पुष्प के स्वागत करें और वो नाम हमारे। ये लगभग ऐसा ही चल रहा है जैसे किसी फिल्म समारोह को दो लोग एक साथ एंकर कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर कौशल पवार जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र यादव जी को बुके देकर सम्मानित करें। कौशल पवार जी। मैं मंजरी श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता हूं कि मंजरी जी आएं और प्रोफेसर असगर वजाहा साहब बुके देकर स्वागत करें। मंजरी श्रीवास्तव। मंजरी जी पीछे से प्रकट हुए, मैं उधर देख रहा। मैं संतोष कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और मैत्रेयी जी को बुके देकर सम्मान दें। संतोष कुमार। और यकीनन इस कार्यक्रम के केंद्र श्याम सखा श्याम जी, उनका भी सम्मान मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर मीना शर्मा से कि वे आएं और श्याम जी को फूल दें। मीना शर्मा। मीना जी पीजी डीएवी कॉलेज में पढ़ाती हैं। सुल्तान अली से मैं अनुरोध करता हूं कि वे अल्पना मिश्र जी को पुष्प गुच्छ दें। हालांकि गुच्छ कहते हुए मुझे हमेशा रुकावट महसूस होती है, मगर क्या, उससे ज्यादा सुंदर शब्द बुके। हाँ, गुलदस्ता और भी अच्छा। तो प्रेमावती से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे आए और विवेक मिश्र जी को बुके दें। और अब आरती स्मिथ जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे आए और नीलम जी को, डॉक्टर नीलम को बुके भेंट करें। और यकीनन आगे की कार्रवाई संभालने के लिए मैं सुशील जी से के लिए भी चाहता हूं कि उनका सम्मान करने के लिए ज़ुहैब आए। और ज़ुहैब तो ये सम्मान की परंपरा थी जो चली आती है और हमने उसका निर्वाह किया। आप लोग समय देते हैं उसके लिए बहुत ही आभारी हैं। और मैं पुनः मंच को और माइक मेरे पास आते ही सबसे पहले मेरा आग्रह है कि इस कार्यक्रम के सूत्रधार और लोगों के परम मित्र और सुप्रसिद्ध
तो सुप्रसिद्ध हो चुके हैं कथाकार अजय नवैया का सम्मान किया जाए गुलदस्ता देकर। डॉक्टर श्याम सखा श्याम की ये कहानी की किताब है। वे अनेक विधाओं में लिखते रहे हैं, हम सब उनको पढ़ते रहे हैं। उनका लिखने का अपना एक खास अंदाज है। इस पुस्तक की जो किस्सा गोई है वो आपको निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। बहुत बेलौस और बेलाग अंदाज में उन्होंने अपनी बातें कही हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि राजेंद्र जी और उसके साथ इस पुस्तक का लोकार्पण करें, फिर आगे करते हैं मुश्किल। साथ में अनुरोध है मैत्री जी से, अल्पना जी से और विवेक जी से, डॉक्टर श्याम सखा श्याम जी से, नीलम जी से, सुशील जी से और अजय जी से। बात रेखांकित की है। इसमें जो रोमानियत है या स्मृतियों का जिस तरह से इसमें उपयोग किया गया है, तो इसको पढ़ते हुए कई बार मुझे लखनऊ के एक उस्ताद शायर का ये दो पंक्तियां याद आती रही कि किसी के ख्वाब चुराकर कहानियां न बनो, बिछड़ गया तो मोहब्बत का कारोबार न कर। लेकिन साहित्य में मोहब्बत का कारोबार जब से शायद ये लिखा जा रहा है तब से ही चल रहा है, नए नए रूपों में चल रहा है। हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रेम के परम मर्म के राजेंद्र जी हमारे साथ प्रेम के की समकालीन प्रेम का जो समकालीन विमर्श है उसकी भाष्यकार मैत्री जी हमारे साथ और युवा पीढ़ी की रचनाकार अब्दुल्ला जी हमारे साथ, असगर साहब हमारे साथ और खुद रचनाकार। और एक कहानी आपकी शायद कर थी नहीं कर थी, उसकी बहुत वो मैं तो उसे बहुत अच्छी प्रेम कहानी मानता हूँ। अजय नवैया हमारे साथ हैं, विवेक जी हैं। तो अब मैं विषय प्रवर्तन के लिए इस पुस्तक पर कुछ कहने के लिए भाई अजय को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने विचार रखें। बहुत शुक्रिया सुशील भाई। आदरणीय राजीव जी, आदरणीय प्रोफेसर असगर वजाह साहब, मैत्रेय जी, सखा जी, अल्पना जी, विवेक जी, नीलम जी और सभागार में उपस्थित मित्रों, यूं तो इस किताब पर मैं जान नहीं पा रहा हूँ, इसी संशय में मैं बोल रहा हूँ कि क्या मेरा कोई नैतिक अधिकार बनता है कि मैं बोलूँ, क्योंकि मैं इसका फ्लैप लिख चुका हूँ, इसको पहले ही लिख चुका हूँ। चूंकि मैं लिख चुका हूँ और उसी की पुनरावृत्ति करना मुझे संशय में डाल रहा है, पर चूंकि मैं ये कार्यभार ले चुका हूँ इसलिए मैं इस पर कुछ बातें संक्षेप में कहूँगा। ये किताब, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लगता है कि ये प्रेम कहानियों का एक गुच्छा है, और जैसा आमतौर पर होता है एक ही गुच्छे के फल अपने स्वाद में, रंग में भी अलग होते हैं।
इस संग्रह की कहानियों का भी आलम यही है। हालांकि वह कहने में, यानी कहन में वह गुच्छा है कि वह प्रेम का एक गुच्छा है, मगर अब तक की जो हमारी अभ्यस्तता थी, खास तौर से नई कहानी के दौर की, हमारे पास प्रेम का एक ही रूप अधिक से अधिक दिखाई देता था। जो हमारे पास पारंपरिक एक सांचा है वह तो है ही, उसके अलावा था एक प्रेम त्रिकोण जो नई कहानी के दौर में बहुत कहानीकारों ने उस पर खूब लिखा। जब मैं इन कहानियों से गुजर रहा था तो मैंने पाया कि ये कहानियां उस प्रेम से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि इन कहानियों में प्रेम त्रिकोण तो मुझे दिखाई ही नहीं दिया, जिसकी वजह से, जिसकी अभ्यस्तता हमें, और प्रेम के वो रूप भी नहीं दिखाई दिए जो सामान्यतः जिन्हें हम प्रेम कहानी कहते हैं, और उसमें एक नायक और एक कोई नायिका होती है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने फोन जो है अगर कर दें, तो मैं भी भूल गया हूँ, मैं भी क्या माफी चाहता हूँ आप लोग भी, क्योंकि उससे दिक्कत होती है। तो इन कहानियों में जो प्रेम का स्वरूप हमारे सामने आता है, अक्सर ऐसा होता है जो हमारी कल्पना से बाहर होता है। तो इसको बहुत सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कहानियां बहुत यथार्थपरक है, या यथार्थपूर्ण चित्रण कहानियों में, या कथ्य जो है वो बहुत यथार्थ, बहुत खुरदरा है। मगर वास्तव में मुझे लगता रहा इन कहानियों को पढ़ते हुए जैसे मैं कुछ किसी की आपबीती पढ़ रहा हूं। लगा कि जैसे कोई बिना कहे आत्मकथा लिख रहा। हालांकि इसकी संभावना हमेशा रहती है, जब भी कहानी प्रोटोगोनिस्ट यानी मैं उत्तम पुरुष में लिखी जाती है, अक्सर ये गलतफहमी पैदा होती है कि यह मान लिया जाता है ये कहानीकार की आत्मकथा जैसा कुछ होगा, और इसकी कैफियत उनकी भूमिका में है, शामिल की भूमिका में है। उसी भूमिका को मैं बस आधे मिनट में, 1 मिनट उसकी जो शुरुआती जो समर्पण है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। मैं जिंदगी के मोड़ पर झोली फैलाए खड़ा था, जिसके पास जो कुछ भी था, सुख दुख, हंसी आंसू, सांत्वना घृणा, मुस्कान, फूल कांटे या धूल, मेरी झोली में डाल गया है। मैंने उन्हें सहेज कर रखा, उनमें से कुछ कविताएं बन गई, कुछ कहानियां। उन सब अपने बेगानों को ही समर्पित है यह कथा संग्रह, जिन्होंने ताजिंदगी मेरी झोली को खाली नहीं होने दिया। और ठीक इसी वक्त मुझे साहिर याद है। दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में जो कुछ दिया है वह लौटा रहा। इस पर विचार करते हुए मैंने पाया कि क्या ये हर कथाकार पर बात लागू नहीं होती कि या तो वह अपने या अपनों के दुख सुख बांटता है कहानियों में, और अगर हमें यह लगे कि यह सिर्फ कथाकार की आपत्ति है, तो कथाकार अपनी कहानी कहने में सफल हो गया, क्योंकि उसका प्रभाव हम पर इतना अधिक है कि हम यह मानने को तैयार नहीं कि वह कहानी नहीं है, बल्कि यथार्थ यानी जिंदगी का एक धड़कता हुआ हिस्सा है, जिसने हमें अपनी आगोश में ले लिया। और ऐसा तब होता है आमतौर पर जब चरित्र इतने मजबूत हों, इतने जीवंत हों। अब इस कहानी में मुझे ऐसे महिलाओं के तो बहुत चरित्र, क्योंकि पुरुष ज्यादातर वक्त मैं, इसलिए वो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे ठीक से। वो कोई भी हो सकता है, वो सुशील सिद्धार्थ भी हो सकते हैं और विवेक मिश्र भी हो सकता है जनावरी अभी, मगर महिलाएं उसमें साफ, उसमें कोई महिला फूलपति है, कोई बलवीर है, और लगता है कि जैसे ये ऐसे चरित्र हैं जिनको हमने अक्सर कहीं देखा है। तो उन पात्रों ने, उन चरित्रों ने उस कथ्य को इतने कुशलता से संभाल लिया कि लगा कि नहीं, ये हम कहानी नहीं पढ़ रहे, हम उस समय में उस भाव दशा में पहुंच गए। एक बात मैं चूंकि बहुत कम समय लूंगा, जो वो बात करने के लिए आज विचार बनाकर आया था कि आज तो मैं अपने दिल की बात कह दूंगा, उसी दिन उसके घर पर ताला लग गया और बात मन की मन में रह गई। तो
सखा जी जिस तरह से कहानी को अंत पर लाते हैं वो यूं नहीं लगता है कि कोई बनावटी अंत हो रहा है, लगता है कि हाँ ऐसा ही हो जाता है। एक कहानी जो शीर्षक कहानी है एनकाउंटर अ लव स्टोरी, वो हैरान कर देने वाली कहानी है, विस्मित कर देती है। और चूंकि उसका नाम ही अपने आप में बहुत विचित्र है, विचित्र से अधिक कहना चाहिए कि विलक्षण। प्रेम में एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर भाव के स्तर पर होता है। जब एक बहुत पहले की कभी कोई प्रेमिका 20-25 साल 30 साल बाद मिलती है, अब दोनों की उम्र ढल चुकी है और दोनों एक दूसरे को देखकर जिस धक्के में आते हैं, कहानी उस एनकाउंटर को लिखी गई है। कुल मिलाकर अनेक कहानियां हैं जिन पर मैं बात कर सकता हूं, मगर मैं इतना कहकर इस अपने वक्तव्य का अंत करूंगा। श्याम जी के यहाँ रूहानी और जिस्मानी दोनों प्रेम के दोनों रूपों की कहानियां प्रचुर मात्रा में दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ही आधिकारिक ढंग से इसका अनुभव किया हुआ है। धन्यवाद। संक्षेप में कही, लेकिन श्याम जी की कहानियों में जो मोटे तौर पर जो लक्षण है जिस पर तो हमें मिलते हैं पढ़ने पर, आपने उनकी संकेत किया। और इन कहानियों में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्मृतियाँ तो नहीं, वे खराशें हैं जो पड़ी हुई हैं। तो मुझे शकील जलाली का एक शेर याद आता है कि क्या कहूँ गर्दिश दौरान ये मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जगह घाट। तो मनुष्य तो मनुष्य है, परिस्थितियों की जब उस पर बारिश होती है या जब ऐसा धरासार बरसता है तो वही महसूस करता है। तो इन कहानियों पर अपनी बात रखने के लिए और इन्हें और पढ़ने के लिए मैं चर्चित कथाकार और बहुत सुलझे हुए आलोचक विनय जी को बुलाऊंगा। विनय जी अपनी बात रखिए। आप सभी नहीं, मैं तैयार नहीं था, मुझे बताया था कि मीटिंग फिर मैं बोलूँगा, तो इसलिए बस 10 सेकंड मैं तैयार हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कहानी पर बात करनी हो और किसी वरिष्ठ कहानीकार श्याम जी जैसी कहानी पर बात करनी हो और सामने राज साहब बैठे हों, राजन जी बैठे हों, मैत्री जी बैठी हों और आप खुद भी कहानियाँ लिखते हो तो थोड़ी सी कठिन और ऐसी स्थिति होती है कि बड़ा असमंजस रहता है कि कहाँ से शुरू करें। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए सोच लेता हूँ कि मंच के मेरी दाईं तरफ कोई नहीं बैठा है और मैं सिर्फ आप सबसे मुखातिब हूँ और श्याम जी बिल्कुल नहीं बैठे तभी मैं निश्चिंत होकर आपसे इन कहानी बात करता हूँ। जैसा कि अजय जी ने कहा कि श्याम जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, एक चिकित्सक हैं, एक शासक हैं और ये सब होते हुए भी साहित्य में इनकी सक्रियता, इनकी भागीदारी सचमुच ही सराहनीय है। श्याम जी गजलगो हैं, एक गीतकार हैं और इसके साथ एक बहुत अच्छे किस्सा को भी हैं। उन्होंने बहुत सी कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। लगभग साहित्य की हर विधा में उनका काम है और उन्होंने हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी मिला के लगभग 4 भाषाओं में अपना साहित्य लिखा है। कहें कि मोटा मोटी बहुत काम किया है और कोई कोना कोई विधा अछूते नहीं। आज बात होनी है उनकी कहानियों पर और खासकर उनके संग्रह एनकाउंटर अ लव स्टोरी पर तथा अन्य प्रेम कहानियां। इस संग्रह में कोई साधारण कहानियां नहीं है, उनकी प्रेम कहानियां इस संग्रह में हैं। अगर इन कहानियों की बात करें, अगर सबको मिला के एक साथ अगर हम संग्रह की बात करें तो इस कहानियों का सबसे बड़ा गुण ये है कि अपने आप को पढ़वा ले जाती है। आज जिस संकट से हम गुजरते हैं, कहानियों में कहानियां बहुत अच्छी होती हैं, कहानियां कई अच्छे बड़े विषयों पे होती हैं, लेकिन अपठनीय होती हैं, हम पढ़ नहीं पाते, 1-2 पन्ने से आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे लगता है कि इन कहानियों का सबसे अच्छा गुण यही है कि ये अपने आप को पढ़वा ले जाती है, इनमें पठनीयता बहुत अच्छी है।
शुरुआत में जब इन कहानियों को हम पढ़ते हैं तो इनकी भाषा और शिल्प में कहीं ये हमें किसी रेसी थ्रिलर के जैसी लगती है, लेकिन जब आप इनके अंत तक पहुंचते हैं तब हमें लगता है नहीं, ये कहानियां केवल रेसी थ्रिलर नहीं है, बहुत सही ढंग से लिखी गई है, लेकिन उतनी सही नहीं है। उसमें कुछ और तथ्य, कुछ और बातें हैं जो इसके अंदर हैं। हमें जब गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये मानवीय संबंधों की कहानियां हैं, ये स्त्री पुरुष के रिश्तों की कहानियां हैं, ये बदलते मूल्यों की कहानियां हैं, ये हमारे समय में बढ़ती यथार्थ जो स्वार्थपरता है उसके चलते, बढ़ते भौतिकवाद के चलते लुप्त होती संवेदनाओं की कहानियां हैं, सीमित और संकुचित होते संबंधों और उनके दायरों की कहानियां हैं। ये वे घटनाएं हैं जिन्हें, जैसा कि जय जी ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी हमें दिखाई देती हैं, हमें लगता है कि हाँ ऐसा ही होता है। प्रेम का जो आदर्श हम सोचते समझते आए हैं वैसा नहीं होता। आज के जीवन में प्रेम कई स्तरों पर, कई जगह अलग अलग तरीके से घटता है। ये तो वो बातें हैं जो इस कहानी, इस संग्रह को पढ़ते हुए हमें दिखाई देती हैं और सकारात्मक बात। लेकिन बात चूंकि मुझे करनी है और मैं भूल चुका हूँ कि मेरे दाहिने तरफ के मंच के बारे में, तो इन कहानियों में जो मुझे चीजें लगती हैं जो और होनी चाहिए या जिन पर बात होनी चाहिए वो ये है कि इन कहानियों में नरेटर बड़े बेलौज ढंग से, बड़े कैजुअल तरीके से अपनी बात कहता हुआ निकल जाता है। वह स्थिति प्रभु की तरह घटना का वर्णन करते हुए तटस्थ और निर्विकार बना रहता है। एक कहानीकार के लिए अच्छी बात है। और जब ये तटस्थता सामाजिक सरोकारों को लिखते हुए दिखाई देती है, समाज में स्त्री की स्थिति को बयान करते हुए दिखाई देती है, तो खटकती है। इतने बड़े विषय पर बात करते हुए आप इतने कैजुअल नहीं हो सकते। यू हैव टू बी इन्वॉल्व। आप उसकी जो आपका सरोकार है, जो उसका जुड़ाव है, जो आपका कंसर्न है, वो हमें चाहिए। और वो कहीं मुझे कहानियों में नहीं दिखता, वो खटक जाता है। सारी नहीं, कुछ कहानियों में वो हमें नहीं, क्योंकि वो निर्विकारता, वो तटस्थता अपने जीवन के बारे में कहते हुए तो अच्छी लगती है, लेकिन जब हम किसी दूसरे के जीवन के बारे में कह रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, स्त्री पात्र की बात कर रहे हैं, उसके संग घटी किसी भयावह घटना की बात कर रहे हैं, और उस समय हम बहुत कैजुअली कह के निकल जाते हैं, तो वो हमें बात पढ़ते समय खटकती है। हम सिर्फ क्योंकि कोई बात कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, आखिर हमारा कोई सरोकार है जिस वजह से हम वो बात कह रहे हैं। दूसरी बात जो लगती है वो ये, चूंकि ये प्रेम कहानियां हैं, तो इसलिए मुझे कहना होगा इस बात को कि भावना और आसक्ति रहित संबंध और कुछ भी हो सकते हैं, पर प्रेम नहीं हो सकता। किसी भी स्तर का प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए ये संबंधों की कहानियां बार बार तो मुझे लगती हैं, पर मैं कहूं कि सारी कहानियां इसमें से, इस संग्रह में प्रेम कहानियां हैं, ऐसा मुझे नहीं। संबंधों की हैं, संबंध के कई स्तरों को उजागर करती हैं, लेकिन प्रेम की नहीं, क्योंकि प्रेम उनमें चुपता है। प्रेम पूछता नहीं है उन कहानियों में, वो चुपता है। हमारा उससे विश्वास उठता है, टूटता है, क्योंकि इनमें स्त्री पात्रों को देखने का नजरिया वैसा नहीं है जैसा एक प्रेम कहानी में होना चाहिए। कहानी में आए हुए पुरुष पात्रों की दृष्टि में, कहीं कहीं कहानी के नायकों की दृष्टि में भी स्त्री एक सुंदर देह से ज्यादा कुछ नहीं हो पाती, लेकिन उसका वर्णन देह स्त्री पर ही आके समाप्त हो जाता है। मानसिक सौंदर्य की व्याख्या स्थूल रूप में दिखाई देती है, लेकिन जब नरेटर भाव में जाता है तो या तो जाता ही नहीं, और या वो बहुत संक्षेप में उसे कंक्लूड कर देता है। ये चीज मुझे उसमें दिखाई देती है। नरेटर हमेशा स्त्री की कोई भोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है, और वो बार बार होता है। एक कहानी में नहीं, दो कहानी में, तीन चार कहानियों में ये बात होती है। कहीं भावनाओं में द्वंद्व में अगर वो जाता भी है तो वो पुरुष का द्वंद्व है। प्रेम केवल एक तरफा द्वंद्व नहीं है। मुझे जो लगता है जब हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम एक दो तरफी भावना है। एक तरफा भी हो सकता है, लेकिन जब द्वंद्व होगा, जब उसमें आप कहानी है, नरेटर है, तो उसके लिए दोनों बात बराबर है। वो अपनी बात जब विस्तार से कह रहा है, चूंकि वो फर्स्ट मैन में है, फर्स्ट पर्सन में है, तो वो दूसरे पात्र की बात कहेगा। दूसरा पात्र केवल फोटोजेनिक प्रस्तुति हो उसकी, और उसकी भाव उसके अंदर का अगर मिसिंग हो, तो वो बात कहीं ना कहीं पढ़ते हुए मन को लगती है। कहीं भावनाओं में द्वंद्व आता है, लेकिन वो स्त्री का द्वंद्व नहीं बनता, वो पुरुष का एक तरफा द्वंद्व बन जाता है। और उसमें भी एक बात है कि उस प्रेम में भी वो पुरुष अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपना बच्चा बचाए रखते हुए जो अपने घर से बाहर कर रहा है, वो उसे प्रेम समझ रहा है या प्रेम की तरह।
वो जो कुछ भी है, उस स्त्री के लिए भी जो स्त्री उसमें जुड़ती है उसके लिए भी, और उस पुरुष के लिए भी, वो हो सकता है एक तरह का जुड़ाव हो सकता है, एक तरह का रिश्ता हो सकता है, लेकिन वो केवल प्रेम नहीं हो सकता। वहां पे ऐसे लगता है कि इसकी या तो देह है इस संसार में, और या फिर वो कुछ भी है। मतलब जब तक आपके उससे संबंध है, दैहिक संबंध है, तब तक वो आपके जीवन में है, और अगर दैहिक संबंध नहीं है तो वो आपके जीवन में भी नहीं है। तो ये निष्ठुरता कहीं में छूटी है। प्रेमिका की मजबूरी, चोर चक्का, आखिरी अफेयर, एनकाउंटर और लव स्टोरी, कुछ ऐसी ही कहानियां हैं जिनमें ये बात बार बार आपको दिखाई देती है। अब दूसरी बात, क्या सारी कहानियां ऐसी? नहीं, सारी कहानियां ऐसी नहीं। प्रेम में, संबंधों में अगर भावुकता कहीं दिखाई देती है इस कहानी में, तो जिसका जिक्र अजय जी ने किया, वो रस भरी कहानी। लेकिन शायद उसमें भी मुझे, चूंकि इन कहानियों को पढ़ने के बाद मैंने रस भरी पढ़ी, मुझे ऐसे लगता है कि शायद उसमें भी वो भावुकता इसलिए बची रह गई क्योंकि पुरुष पात्र उस स्त्री पात्र की निकटता नहीं पा पाता, उससे पहले वो चली जाती है। अगर निकटता पा गया होता तो शायद उसमें भी वो वही मानसिक सौंदर्य देखता, लेकिन उससे पहले वो चली जाती। लेकिन ये तो मेरा अंदाजा है, शायद ऐसा नहीं भी हुआ होता। वो कहानी अपनी भावुकता के स्तर पे बड़ी स्ट्रॉन्ग कहानी है, और वो सामने आती है कि लगता है कि हाँ, यहाँ पे वो घटना जिसे हम प्रेम जैसी कोई वस्तु मान सकते हैं, कोई भावना मान सकते हैं, वो कहीं घटित होती थोड़ी सी दिखाई देती है, और वो याद है। इसलिए वो कहानी मन पे छाप छोड़ के आती है और याद है। लेकिन यह कहानियां जो बहुत अच्छा काम करती हैं, जो इनका पॉजिटिव पार्ट है, वो ये है कि वे एक प्रेमातुर पुरुष की जो निरीह सा चेहरा होता है, बड़ा इनोसेंट सा चेहरा होता है, उसके पीछे छुपे लंपट, शातिर और घात शिकारी को सामने उस आदमी के भीतर का खलनायक वापस लाता है, जो अपने हर एक्ट को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसको प्रेम की चाशनी में लपेट के प्रस्तुत कर रहा है, तो उसको एक्सपोज कर। ये इन कहानियों का एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग पार्ट है, और इसमें कहीं झिझकन नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है कि जब वो इस तरह से प्रस्तुत कर देता है, वो जानता है कि पाठक समझ जाए कि ये आदमी निरीह नहीं है, ये इनोसेंट लवर नहीं है, बहुत मासूम प्रेमी नहीं है, ये भाग आदमी है। उसकी उपस्थिति को वो जस्टिफाई करे, या तो वो घटनाएं ना हो, या तो वो वाक्य ना हो, या तो वो वैसा ना करे। जब वो कर दिया, पाठक समझ गया कि ये आदमी बहुत लंबट है, तो फिर जस्टिफाई, जो गलत है वो तो गलत है, उसको आपके बाद में जस्टिफाई नहीं कर सकते। ना पात्र जस्टिफाई कर सकता है, ना ही नरेटर जस्टिफाई कर सकता है। लेकिन सभी कहानियों में ऐसा नहीं होता कि इन सारी कहानियों में ही ऐसा है, लेकिन कुछ कहानियों में ऐसा लगता है कि जस्टिफाई। एक बहुत सशक्त कहानी, इसके विरोध में जो पूरी कहानियों के अपोजिट खड़ी होती है, वो है एक खत कहानी। तो पूरी कहानियों का जो घेरा बनता है, जिसमें आपको लगता है कि नहीं, ये चीज छूट रही है, पुरुष बचता चला जा रहा है, स्त्री शोषित होती चली जा रही है, लगातार ये प्रेम की बात कर रहा है, और प्रेम ये नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कहानी निकल के आती है खत। खत कहानी में एक स्त्री पात्र जिस तरह से अपने खत में उसके अतीत के बारे में लिखकर प्रेमी के पांडित्यपूर्ण प्रेम को, उसकी सारी परिभाषाओं को, उसके पाखंड को, उसके ढोंग को, उसकी छवि को तार कर देती है, तब मेरे जैसे पाठक को बड़ी संतुष्टि मिलती है कि श्याम जी ने इस पात्र को, जो लगातार बदमाशी करता हुआ कहानियों से निकलता चला जा रहा था, इसको पकड़ लिया। अगर कहानी नहीं होती तो सच में मेरे पास मतलब अपने बचाव के लिए, अपने कहानी के बचाव के लिए और वो बात को सिद्ध करने के लिए कुछ रह नहीं जाता। लेकिन खत कहानी में उन्होंने खुद, शायद इसीलिए संग्रह में वो काफी बाद में आती है, और लगता है उस कहानी को पढ़ के हाँ। और लड़की का पत्र जो है, वो खत कहानी, रस भरी कहानी में जो भावुकता जहाँ से शुरू होती है, वो एक पुरुष के जो लंपट यथार्थ से होकर गुजरती है, अंत में जब वो खत कहानी में उसको उजागर करता है, पकड़ लेता है, वो लड़की पकड़ लेती है, उसको उसके पूरे सारे अफेयर्स के बारे में लिखती है कि वहां तुम थे, तुमने ऐसे संबंध बनाए, प्रेम को ये परिभाषा दी, और तुम ऐसे निकल भागे। जब तुम्हारी तुष्टि हो गई, संतुष्टि हो गई, जब तुम आघा गए, तब तुमने दूसरा रास्ता चुना। वही चीज हर कहानी में अगर ये रेसा रेसा होती तो शायद सारी कहानियां हमें वैसे लगती जैसे खत लगी है। लेकिन वाकई रसभरी प्रेम काउंटर एंड लव स्टोरी और खत इस संग्रह की हासिल कहानियां हैं। कहानियों में जो अच्छी बात है वो बहुत खुलापन है, बहुत बेबाकी है,
और गजब की किस्सा हुई, और ऐसा करते हुए कोई पुरुष इतने उजागर तरीके से अपनी लंपटता को, अपनी बदमाशी को और पुरुषों की, कोई जैसा अजय जी ने कहा कि वो पुरुष जरूरी नहीं है कि श्याम सला श्याम जी हो, वो मैं हूँ, वो अजय जी नहीं हंस रहे हैं लेकिन श्याम जी ने किसी को भी छोड़ा नहीं। लेकिन जहाँ पे स्त्री को स्त्री होना चाहिए था, स्त्री को भावना में जाना चाहिए था, प्रेम को भावना से जोड़ना चाहिए था, वहाँ वो स्त्री केवल देह तक सीमित रह जाती है। वो एक जगह मुझे लगता है। बाकी कहानियों में जो खुलापन और जो किस्सा हुई है, मैंने पहले भी कहा, कहानियाँ लगातार बहुत तेजी से अपने आप को पढ़ा ले जाती हैं। आप एक बार शुरू करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से आप पढ़ते चले जाते हैं। इसलिए ये संग्रह खत, रसभरी और एनकाउंटर और लव स्टोरी के लिए पढ़ा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। और आपने अपने वक्तव्य में बहुत सारे ऐसे सवाल उठा दिए हैं जिनसे शायद हर लिखने पढ़ने वाला जूझता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में यही आ रहा है कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हो, उसमें कौन सी चीज़ें होंगी आप कहेंगे प्रेम करेंगे, क्या उसमें देर हो कि नहीं हो। उसमें जहाँ तक मैं अंदाजा कर पाता हूँ कि लंपट होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लंपट लोगों पर दुनिया की श्रेष्ठ कहानी लिखी गई है। हम जब रचना की बात करते हैं तो वहाँ दूसरे ही तत्व काम करते हैं। इसलिए अब लेखक कितना निर्विकार है, कितना उसमें हस्तक्षेप करे, रचने वाली मनीषा और भोगने वाला व्यक्ति कितना, इस पर तो बहुत मेरी समझ से बहुत पहले से बहस चली आ रही, कितना अलग अलग है। लेकिन आपने बहुत संक्षेप में और बहुत अच्छी तरह से अपनी बात सामने रखी और ये भी बताया और हम लोगों को एक तरह से दर्पण दिखाया कि कहानियों में कहीं हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं डॉक्टर नीलम रानी से ये निवेदन करूँगा इस निवेदन की कहानी अपने विचार। डॉक्टर नीलम। जिसमें बच्चा जो है ज़्यादातर आकर्षित होता है एक प्रेम के प्रति, और उस अवस्था में एक स्त्री को छूना, एक लड़की को छूना, उसके मन की उमंग जो होती है, और वो बार बार जो है गलियों में भी जाता है उसको छूने के लिए। तो इस तरह की कई कहानियाँ इसमें हमें देखने को, पढ़ने को मिलती है, जिससे लगता है कि किशोर अवस्था के जो मन की जो व्याकुलता है वो लेखक ने बहुत ही बारीकी से पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ प्रेम कहानियाँ ही नहीं, उसके साथ साथ अगर इनकी कुछ कहानियों पर भी हम दृष्टि डालें, जैसे कोमा कहानी, कोमा कहानी पढ़ते ही ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय जो हमारा समाज है, जो सोचता है, जो आर्थिक चीज है, वो किस तरह से अंदर के मन की चीजों को मार देता है और उनके लिए अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। और वहाँ पर लेखक खुद मौजूद है एक डॉक्टर के रूप में और कह रहा है कि कोमा में जब वो जाता है और उसको ये आस होती है, क्योंकि वो लव मैरिज किया होता है और लव मैरिज के बाद पूरा परिवार जो है उसके खिलाफ है, और जब कोमा चला जाता है, कोमा में उसकी पत्नी से उसका भाई कहता है कि कोई फायदा नहीं है कि गुर्दा जो है वो ट्रांसप्लांट कराया जाए। तो लेकिन उसको ये उम्मीद होती है कि पत्नी का भाई कितना भी कुछ बोलेगा, लेकिन पत्नी जो है वो मेरा सपोर्ट करेगी, एक तरह से वो मेरा इलाज करेगी। लेकिन भाई कहीं ना कहीं उसका विरोध करता है और उसको मना लेता है कि ऐसा होगा, हो सकता है। और वो एक डॉक्टर से पूछती भी है कि अगर ये इलाज करवाते हैं तो क्या चांस है। डॉक्टर कहता है 50-50 चांस है। वहाँ पर एक झकझोर देने वाली चीज़ है, जहाँ पर मरीज लेटा हुआ है और उसे याद आ जाती है खोखा लगाने वाले की। वो खोखा लगाने वाला है जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी के इलाज के लिए वो कहता है कि मैंने 7 फेरे लिए हैं पंडित के सामने, सबके सामने, और वो कहता है कि कुछ भी हो पर इसका हमें इलाज कराना है।
लेकिन पत्नी जिसके बारे में, जिसे वो लव मैरिज करता है, सारी बिरादरी को छोड़ देता है, सबको छोड़ देता है, अंत में पत्नी जो है, मेरा ख्याल यही है कहानी का, कि वो जो है धीरे धीरे जो है उस अवस्था में चला जाता है जहाँ पत्नी मना कर देती है इलाज के लिए। तो मुझे लग रहा है कि मध्यम वर्ग जो पैसा सोचता है कि कुछ महत्वपूर्ण है, और ये हमारे समाज में इर्द गिर्द अगर हम देखें तो ये हमें देखने को मिलता है। और यहाँ तक कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सोचते हैं कि अब तो अंत समय आ गया है, इलाज कराने से कोई फायदा नहीं है, पैसे की बर्बादी है। ये जो सोच है, जो हमारे समाज की सोच है, वो हमें कोमा कहानी में देखने को मिलती है। एक कहानी और मैं इसमें कहूंगी कि थप्पड़, जबरदस्त कहानी है, मुझे बहुत पसंद आई ये कहानी थप्पड़, जहाँ पर एक ननिहाल में जाता है लेखक, लेखक ही कह सकते हैं या क्योंकि उसमें नाम नहीं है ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर पुरुष पात्र का नाम क्या है। तो वो ननिहाल में जाता है और उसका अफेयर हो जाता है। अफेयर में जब एक स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है, और उस अवस्था में जो ये अवस्था किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था में ना तो बालक समझता है ना बालिका समझती है कि आने वाला समय कैसा हो सकता है उसके लिए, या हमारा समाज क्या कहेगा। वो गर्भ धारण कर लेती है और उसके गर्भ को फिर वो जाता है गिरवाने, और उसके बाद वो इस तरह से वहां से भाग जाता है, और जब उसको ननिहाल जाना होता है और ये कहता है कि नहीं मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं जा सकता हूँ, तो कुछ ना कुछ वो बहाने टालता है और उस लड़की को उस अवस्था में उस समाज के पास छोड़कर आता है, जो समाज कभी भी परमिशन नहीं देता इन सारी चीजों को, और वो अकेले ही इन सारी चीजों का सामना करती है। और जब बहुत दिन के बाद वो गांव पहुंचता है और उसको लगता है कि ये मौसी है, मौसी मतलब कि उस लड़की की माँ, और जब वो पैर छूने जाता है तो वो जोरदार एक थप्पड़ लगाती है। वो थप्पड़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि पुरुष जो इस अवस्था में उस लड़की को छोड़कर चला गया था, और उन सारी चीजों को, समाज को उसने जिस तरह से झेला, ये थप्पड़ उसके अस्त्रों के अकॉर्डिंग, जब शास्त्र कहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो शादी करता है। शादी के बाद जो है उसके बच्चा होता है और पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है, माँ, बहन, परिवार सब कहते हैं कि नहीं शादी कर लो दोबारा। कहता है नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर पत्नी का सुख था ही नहीं तो मैं शादी नहीं कर सकता हूं, और स्वयं बच्चे को पालने का निर्णय लेता है। यहाँ तक कि वो मद्यपान भी नहीं करता है, मांस मछली भी नहीं खाता है। दूसरी चीज कि जब उसका बेटा अभिनव बड़ा हो जाता है तो एक जो झटका लगता है, पहले तो अचानक जब कहानी चलती रहती तो क्या हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन जब अभिनव आता है, जब कहानी में प्रवेश करता है, तब लगता है कि एक जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके प्रति जो नजरिया होता है, उसमें सदानंद जो पिता है उसके माध्यम से और अभिनव पुत्र के माध्यम से वो हमें उजागर होता है। और ये सदानंद की कहानी सिर्फ इस पात्र के सदानंद की कहानी ना लगकर या अभिनव की कहानी ना लगकर लगता है कि यदाकदा कहीं ना कहीं ये कहानी जो है वो छूती है या एक तरह से हमारे इर्द गिर्द घूमती है, और हर एक घर की कहानी उसमें हमें दिखाई देती है, जहाँ पर बिना पिता की इजाजत के वो शादी कर लेता है, उन्हें बताता तक नहीं है। और दूसरी बात कि जो पिता अपने मित्र के घर जाता था और उसका मित्र जो है वो मांस मछली नहीं खाता था, मद्यपान नहीं करता था, और जब तक सदानंद रहता था तब तक इन सारी चीजों को दूर रखता था, वो बेटा आज उसी सदानंद के सामने जो है वो शराब पीता है और मांस खाता है।
तो सोच सकते हैं कि उन शास्त्रों को पढ़ने वाला पिता जिनको वो मानता है, विवाह नहीं करता है, ताउम्र जो है अपना जीवन ऐसे गुजार देता है बिना स्त्री के, उस पिता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। और वो वहां से चला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिर वो शादी कर लेता है। किससे करता है? अभिनव की सास से, मतलब कि उसकी पत्नी की माँ से। इस कहानी का जो मोड़ है वो बहुत ही कह सकते हैं कि प्रभावदायक है। प्रभावदायक कि आज समाज में हम लव मैरिज कर लेते हैं, इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, आधे कपड़े पहन लिए, जींस के पहन लिए और शराब पी रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम जो है आधुनिक हो गए हैं। लेकिन जब विचार की बात आती है, जब पत्नी है उसके रूप में, जब अभिनव और उसकी पत्नी लव मैरिज करते हैं तब वो आधुनिक हो जाते हैं। लेकिन जब अभिनव के पिता और उसकी सास एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुनते हैं तो एक लाइन मैं पढ़ना चाहूंगी जहां पर वो कहती है अपनी ही माँ को, जो माँ जिस माँ ने उसको जन्म दिया है और पिता की मृत्यु के बाद वो एक तरह से आती नहीं है, एक स्वार्थी है। स्वार्थ की वजह से ही इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हम जो है शादी करेंगे। वहां पर ये कहती है, उस गाने शुरू कर दिए, मर क्यों नहीं गई। वह और भी कुछ कहती मगर मैं उठ खड़ा हुआ और कह उठा बस चुप, एक शब्द भी मत कहना मेरी पत्नी को, और तुम दोनों हमारे घर से निकल जाओ अभी इसी वक्त। वे दोनों कुछ देर खड़े रहे, फिर अभिनव ने मानसी का हाथ पकड़ा और वे चले गए। मैं माधवी को लेकर यहाँ आ गया। पहले दिल्ली में मकान लिया क्योंकि गोहाना जाना भी सिरदर्दी मोल लेना था, वह भी तो पिछड़ी प्रवृत्ति से भरे लोगों का इलाका है। इस बीच मेरी पदोन्नति और तबादला चंडीगढ़ हो गया और यहाँ सब ठीक है। अब बोलो। मेरे मुंह से निकला मगर सदानंद तुम्हारे शास्त्र। सदानंद ने चुपचाप उठकर सीडी प्लेयर चला दिया, उसमें गाना बज उठा, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, यही एक वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस आधुनिकता की हम बात करते हैं वो आधुनिकता हमारे अपने विचारों में होनी चाहिए और यदा कदा हमें वो सारी चीजें देखने को भी नहीं मिलती हैं। इस तरह की बहुत सारी एक दो और कहानियां हैं जो समाज के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। और इसी तरह से एक कहानी का उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी, वो है फूलपति। अगर फूलपति पढ़ें तो हरियाणा में स्त्रियों की जो स्थिति है उस स्थिति को यहाँ पर लेखक उजागर कर रहे हैं। स्त्री की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, उनकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, वो अपने से कुछ कर नहीं सकती हैं। उसका चित्रण हमें फूलपति में देखने को मिलेगा, जहां पर पति की मृत्यु के बाद जबरदस्ती उसको चादर उड़वाई जाती है उसके जेठ के साथ, और वो नहीं चाहती है कि मैं अपने जेठ से विवाह करूं। और पंच ये कहते हैं कि अगर लड़का होता तुम्हारे पास, उसके पास एक बेटी थी, अगर लड़का होता तब तो हम तुम्हारा विवाह नहीं करते, लेकिन लड़की है इसलिए स्त्री को एक खूंटे से बंधने की जरूरत है। कहने का तात्पर्य है कि अगर बारीकी से देखें तो स्त्री के लिए कोई ना कोई हाँकने वाला जरूर चाहिए, ऐसा हाँकने वाला कि उसकी स्वतंत्रता जो है उससे छीन ली जाए, और वो है पुरुष। उसके पास लाठी है और स्त्री को जो है एक खूंटे में बांध दिया जाए। वो खूंटा चाहे तो पति हो, चाहे तो पुत्र हो, पिता हो, भाई हो, लेकिन हो तो पुरुष हो, तभी जो है मूल रूप से वो हमारे समाज में रहने की हकदार बनती है। अगर उसके पास बेटी है तो उसके पास कोई भी हक नहीं है, कोई भी स्वतंत्रता नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है कि अगर वो नहीं चाहती है विवाह करना अपने जेठ से
लेकिन जबरदस्ती उसका विवाह भी कर दिया जाता है। तो अगर इन सारी कहानियों को पढ़कर देखा जाए तो ये लगता है कि हमारे समाज में मौजूद जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबको डॉक्टर श्याम जी, सुशील सिद्धार्थ जी, अजय जी, चंद्रकांता जी, विवेक जी, मिशन जी और सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ रचनाकार, साथी, लेखक और पाठक मित्र, मैंने बहुत झिझकते हुए ये किताब उठाई थी पढ़ने के लिए। अजय जी से मैंने कहा भी कि देखते हैं इसको, और इस किताब का ये कमाल है कि इसने अपने को पढ़वा लिया, और बल्कि पढ़वाया ही नहीं, इससे पहले एक पेज पढ़ा और देखिए किस तरह पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने से शुरू किया और इतना बढ़िया लगा मुझे लगा कि लेखक का जो जीवन के प्रति नज़रिया है वो पहले ही उसके समर्पण में आ गया है। अजय जी ने बहुत अच्छे से उस पर कह दिया है। मैं जो बात कहूँगी छोटी सी कि उन्होंने उन सब अपने बेगानों को ही समर्पित, ये जो शब्द लिखा है ये बताता है कि उनका सरोकार जिंदगी के प्रति छोटा नहीं है, गहरा है, बड़ा है। और फिर जब आगे हम चलते हैं तो, और ये कोई मतलब इसे लिखने के लिए तो कितने, या इसे समझने के लिए तो कितनी बातें कही गई, कितने बड़े बड़े शब्द और कितनी पुस्तक लिखी गई साहित्य के प्रयोजन पर इतने सरल तरीके से आमों में ये बातें कह जाना, और फिर इसके आगे जाकर लेखक के लिए जो बात कहते हैं, जिसकी तरफ सुशील जी ने कहा ही कि निर्विकारता की बात जो करते हैं, उसमें एक और चीज़ दिखाई पड़ती है। लेखक का जो वैचारिक दार्शनिक पक्ष है वो बहुत अच्छी तरह यहाँ स्पष्ट होता है। इसमें मुझे बहुत इसको पढ़ करके बहुत अच्छा लगा। कह रहे हैं कि निर्विकारता को प्राप्त करने के लिए लेखक को स्वयं को खोना पड़ता है। ये एक बड़ी बात है। आप इस स्थिति तक यूं ही नहीं पहुंच सकते, ये एक आसान सी स्थिति नहीं है। और फिर कहते हैं कि स्वयं को खोने के लिए पहले स्वयं को तलाशना पड़ता है, यानी स्वयं को जानने के लिए भी तलाशने की आवश्यकता, उसके लिए भी आप वह भी इतनी आसानी से आप नहीं पा सकते, अपने आप को भी आप इतनी आसानी से नहीं पहचान सकते हैं। और फिर कहते हैं ये सबसे मुख्य बात है और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्वयं की तलाश एक लंबी, उबाऊ और संभवतः अंतहीन सुरंग है जिसमें अथाह अंधेरा है। ये बहुत मायने की ये बात कि वाकई स्वयं को तलाशना ही तो सबसे कठिन है। और अगर आदमी स्वयं को तलाश ले, स्वयं को समझ ले, जान ले, तो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए कितनी आसान हो जाएं, और शायद वो उस स्थिति में वाकई पहुंच जाए जिस निर्विकार स्थिति में उसे होना चाहिए, जिस तरह से उसे यथार्थ को देखना और समझना चाहिए। तो यहाँ से मेरी जो रुचि थी इस संग्रह के प्रति और लेखक के प्रति बहुत जग गई। और मुझे लगता है कि कोई भी जो पाठक है वो पढ़ेगा इसे अगर शुरू से, तो निश्चित रूप से वो बहुत सारी चीज़ें इसमें पाएगा। दूसरी चीज़ पर जिस पर मेरा ध्यान गया, मैं बता रही, मैंने एक पेज पढ़ा और हर पेज पर मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बिखरी हुई मिली। मुझे लगा कि ये तो यहाँ भी एक बहुत बढ़िया बात है। प्रेम एक एहसास, इस पन्ने पर आप देखिए प्रेम को किस तरह लेखक देख रहा है। कहानियों में फिर हम देखते हैं कि ये प्रेम किस तरह आया है, लेकिन लेखक का दृष्टिकोण यहाँ स्पष्ट होता है कि लेखक यह कहना चाहता है प्रेम उसके लिए क्या है। प्रेम ही है जो संबंधों को जीवित रखता है। प्रेम में व्यक्ति का आचरण, उसकी सोच, उसका व्यवहार, उसकी वाणी सब कुछ परिवर्तित हो जाते हैं। मुझे एक कविता याद आ गई। प्रेम में मन होता है सारी पृथ्वी किसी को दान में देनी। ये उदात्तता की बात है, ये मानवीय पक्ष है प्रेम का, और मुझे लगता है बहुत आस्था जगाता है। और मुझे लगता है कि सारी कहानियों में लेखक इस तरफ जाता है, और फिर चूंकि उसका एक जो सरोकार है वो यथार्थ को अनावृत करना भी है, इसलिए उस रोमानियत को झटकता है और उसमें से यथार्थ को लेकर के खोल देता है कि देखो यथार्थ ऐसा है। लेकिन जो विशिष्टता है वो ये है कि कितना भी कैसा भी यथार्थ लेकर आ रहा हो, विकृत नहीं होने देता।
ये बात मुझे लगभग हर कहानी में लगी कि वो बचाता है कि दिक्कत ना हो जाए, इस रूप में हमारे सामने ना आए। तो ये, और दूसरी चीज़ जो है, प्रेम की द्वंद्वात्मक स्थिति बार बार कहानियों में आती है, और इस पर भी मुझे के सच्चिदानंदन याद आए, और उनकी कविता की पंक्ति थी, जो हमें चाहते थे उनसे हम कभी मिल ही ना सके, और जिन्हें हम चाहते थे हमसे मिले बिना ही चले गए। तो ये स्थिति बार बार कहानियों में आती है, बहुत कचोटती है, एक अजीब गहरी सी कसक, कचोट बहुत जगह बनी रहती है। बार बार जिस तरफ लेखक ले जाना चाहता है अपनी कहानियों में, वो है कि प्रेम का आधार भावनात्मक है, वो बार बार बल देता है इस पर, और देह नहीं है तो भी प्रेम है। और इसीलिए शायद जो संग्रह की कहानी है, शीर्षक कहानी है, उसमें भी ये स्थिति बनी रहती है कि वो चाहना कि तब मिलेंगे, तब भी शायद यही स्थिति, दोनों तरफ वो चाहना दिखाई पड़ती है, और वहाँ आकर यथार्थ का वो जो रोमानियत को झटकते हैं और यथार्थ दिखाते हैं कि नहीं भाई, स्थिति तो बदली हुई, ये असल जीवन का यथार्थ ये है, और यहाँ एक दूसरे को इस रूप में इस तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम तो कल्पना में कुछ और सोचते थे, क्योंकि प्रिय की छवि तो वहीं अटक जाती है जहाँ तक हमने देखा होता है, जहाँ तक सुना होता है। वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं। प्रसाद का प्रिय कभी बूढ़ा नहीं दिखाई पड़ता, उतना ही युवा है, हमेशा युवा है, उतना ही सुंदर है। तुम सत्य रहे चिर सुंदर, तो वो सत्य चिर सुंदर की तरह ही आता है, और जब निठुर होता है तो भी वो पंत का निठुर, यह भी कैसा अभिमान, कुछ इस तरह से कचोटता हुआ, कुछ शिकायत करता हुआ, कुछ इस तरह, इस अंदाज में आता है। तो ये भी बहुत जो है अच्छा पक्ष है, बहुत सकारात्मक पक्ष है। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात मुझे दिखाई पड़ी, वो व्यंजना शक्ति है इन कहानियों की, और बार बार चाहे वो कोमा कहानी हो, उसमें था जिस तरह से आता है, या खत कहानी हो जिसमें वो सारी वही रोमानियत एकदम से घटती है, छटता है कोहरा सब, और फिर दिखाई पड़ता है कि यथार्थ ऐसा है, इतना इतना इस तरह का है, और एक धक्का लगता है। व्यंजना शक्ति के लिए मैं एक बहुत मुझे उदाहरण इतना अच्छा लगा, कहानी वही है जिसका उदाहरण सब लोगों ने दिया है, रस भरी, लेकिन ये पंक्ति अद्भुत है। मुझे फ्रिज में रखे फल व मार्चरी में रखी लाश में एक अद्भुत साम्य का एहसास होता है। मुझे लगता है कि हमारे समय पर भी टिप्पणी है, ये एक मामूली बात नहीं लिखी गई है, एक बड़ी बात है ये। और ये जो जीवन है, जो रंग गंधों से भरा हुआ, संवेदनाओं से भरा हुआ है, वह इस भौतिकता की दौड़ में किस तरह से शामिल कर दिया गया, झोंक दिया गया है, और उसमें क्या चीज़ टूट फूट रही है, क्या चीज़ छूट रही है, और उसकी जो वो तड़प है, जो बचा रह गया है कहीं, वो जो संवेदना का अंश है, उस बारीक तंत्र को लेखक इसी कहानी में पकड़ता है, और उसकी एक पंक्ति इतनी अच्छी है। मैं सुन्न खड़ा रह गया था उस छुअन से, अगर पीछे आता राहगीर मुझे न धकिया था तो मैं उम्र भर वहीं खड़ा रह जाता। ये जो उम्र भर खड़े रह जाने की इच्छा है, या जो भूल जाना है, ये संवेदना का बहुत महीन तंत्र है जिसे लेखक ने पकड़ा है। और ऐसा बहुत सी कहानियों में आता रहता है, बीच बीच में ऐसे संवाद आते हैं, ऐसी बातें, ऐसा वाक्य आ जाता है एकदम से बता देता है कि कहीं बहुत गहरे से उठाकर लाई गई है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और पूरे संग्रह में खूब पठनीयता है पूरे संग्रह में, और मुझे लगता है कि इसे पढ़ने के बाद पाठकों में जिज्ञासा बढ़ेगी कि उनके समूचे साहित्य को वे पढ़ें। बहुत बहुत मेरा कासिद बयां मेरा जुबां मेरी, मज़ा जब था कि खुद सुनते हुए मुझसे दास्तान। मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर श्याम जी से कि वे अपनी दास्तां खुद बयां करें और हमें बताएं जो चीज़ें कही गई हैं वे कहाँ तक सच है और कहाँ तक सच हो सकती है। डॉक्टर श्याम बजाज साहब, और इस पुस्तक पर इतने सुंदर विवेचन करने वाले डॉक्टर विवेक नीलम रानी जी, आज सब हम यहाँ बैठे, मैं आप सभी का
हृदय से आभारी हूँ। आप तीनों की तो कहानियाँ पढ़ कर के हमने लिखना सीखा है, इसलिए मैं क्या कहूँ, क्योंकि बहुत पहले से जब आप तीनों लोग लिखते थे कमलेश्वर जी, तब से मैंने पढ़ना शुरू किया। उससे पहले तो चंद्रकांता और जासूसी दुनिया पढ़ता रहा, कहानी में जिक्र भी आया। मैं एक कस्बे में जिक्र सकूँ, उससे पहले ईरान और लंदन में भी मैंने यानी कि नौकरी की वहाँ पे। यहाँ मैंने अपना नर्सिंग होम चलाया। वहाँ उस कस्बे में मैं अपने पिता की जमीन बेचने गया, छुट्टी लेकर वापस आया। जमीन तो बिकी नहीं, लेकिन मैं बिक गया वहाँ उस कस्बे। वहाँ के जो अनगढ़ लोग थे, वहाँ मैं पहला क्वालिफाइड डॉक्टर था। मेरे मित्रों ने बहुत कहा कि मूर्ख है, तू यहाँ बैठ रहा है, बैठ रहे हैं, दिल्ली बैठ गए, इतना पढ़ा लिखा। लेकिन मुझे नहीं लगा, तो मुझे उनकी ज़रूरत महसूस हुई। उससे ज़्यादा जो मैंने अपने समर्पण में लिखा कि मेरे क्लिनिक में बैठकर आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी अस्पताल में बैठे। मेरे मरीज कोई मेरा भाई है, कोई मेरा ताऊ है, कोई बेटा है, यानी सब अपने दुख दर्द। और ईमानदारी से बताता हूँ कि कहानियाँ सच्ची कहानी, सिर्फ एक कहानी को छोड़कर अंदर लिया, और वो सब कहानियाँ मेरी झोली में डाली। अब मुझे जो लिखना आता था, जिस तरीके से मैंने सुना, इसलिए वो मैंने मैं के हिसाब से लिख दिया। कि मुझे लिखने की कोई ट्रेनिंग नहीं, पढ़ने की सिर्फ रही। साहित्य मैंने यानी भाषा 8वीं तक पढ़ी, पंजाबी, हिंदी और संस्कृत। अंग्रेजी उसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में पढ़नी पड़ी, तो जो कुछ भी पढ़ा अंग्रेजी में पढ़ा, लेकिन साहित्य में आज तक पढ़ता रहा हूँ, पाठक। और इसीलिए यहाँ निदेशक पद पर आने के बाद मैंने पहली बार किसी भी अकेडमी ने जो नहीं किया, पाठक पुरस्कार आरंभ किया, एक नेशनल लेवल पर और एक हरियाणा लेवल पर। कि उसमें पाठक को 10 पुस्तकों की साइनोप्सिस और 25 खत जो उसने लेखक को लिखे होंगे उसकी फोटोकॉपी भेजनी पड़ेगी, तो उन्हें 21-21 हज़ार के पुरस्कार दिए जाएंगे। क्योंकि मुझे लगा कि पाठक बहुत जरूरी है। दूसरा काम जो अभी 3 वक्ताओं ने कहा कि मैं अपना नर्सिंग होम छोड़ के आया और वो आरंभ किया, उसका मुझे लगा कि मेरी पीढ़ी दोषी है बच्चों को कैरियरवादी बनाने। हम तो बुआ के यहाँ गए, दादा के यहाँ, नानी के यहाँ गए, लोक कथाएँ सुनी। मैंने लोक कथाएँ बहुत सुनी, राजस्थान में पढ़ा, उन लोक कथाओं से ही कथा रस में रुचि थी। लेकिन हमने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, तो मुझे लगा कि जो हमारी पीढ़ी ने गलती की है उसको सुधारा जाए, और मैंने ये निदेशक पद संभाला। मैं स्कूलों में लोक कथाओं का वाचन पहले तो करवाता हूँ, उसके बाद गायन करवाता हूँ, उसके बाद कहानी की वर्कशॉप जो है वो कॉलेज में लगाता हूँ और जेलों में लगाता हूँ, क्योंकि वहाँ भटके हुए इतने युवा हैं। कई जैसे भौंसी जेल है, उसमें लगभग 2500 अंडर ट्रायल थे और सब के सब 25 साल से नीचे, तो बड़ी भयावह स्थिति। जहाँ तक कहानियों की बात है, जो अल्पना मिश्र जी ने बात कही, मैं उसी को पढ़ना चाहूँगा जो आमुख मैंने लिखा है कि मैंने कहानियाँ लिखना कैसे आया। आप तो इसे कहानी ही मान लेंगे, क्योंकि आपने ये किताब कहानी पढ़ने के लिए ही तो खरीदी। इस तरह आप अपना वक्त काट लेते हैं, सफ़र काट लेते हैं। नींद ना आने पर भी आपको कहानी की आवश्यकता होती है। कहानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपना सुख दुख पढ़ लेते हैं, और जो आप नहीं कर सकते वो कर भी लेते हैं। मसलन आप प्यार करते हैं या करते थे, आपकी बड़ी इच्छा थी कि आप अपनी पसंदीदा लड़की के साथ घर बसाएं, लेकिन समाज आड़े आया, कहता है आपको चाहिए था कि उस लड़की को लेकर भाग जाते। आपकी दिली तमन्ना भी उस वक्त कुछ ऐसी थी, पर आप कायर थे, क्योंकि उस वक्त प्राप्त सुविधाएं और जैसा तैसा जो भी स्थान आपका, आपके परिवार का, जात बिरादरी या समाज में था, आप उसे छोड़ नहीं पाए। अब आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं जिसमें नायक
नायिका के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, यानी उसने भी प्यार किया हो और वह भी आपकी तरह कायर हो। प्यार किसी से, ब्याह किसी से और से करके कोल्हू के बैल की तरह जुटा हो बीवी बच्चों की परवरिश में, या फिर उस कहानी को भी आप सहन कर लेंगे जिसमें नायक नायिका के साथ भाग तो गया परंतु आगे चलकर उनकी दुर्दशा हुई, यानी लड़की कोर्ट कचहरी के बाद वापस माँ बाप के पास आ गई, या फिर दोनों मरीज सहते सहते एक दूसरे को कोसते कोसते बुढ़ा गए। लेकिन कहानी के कई और अंत भी हो सकते हैं जो शायद आपको सहन हो। मसलन लड़का लड़की भाग गए, समाज और दुनिया को ठेंगा दिखाकर बड़े आराम से जिंदगी काटने, उनका प्यार शादी के बाद ही पहले जैसा निभाया, माँ के हाथ के बुने स्वेटर जैसा निभाया। ऐसे में आप खुद को ठगा महसूस करें, यानी जिंदगी ने आपको ठगा, समाज ने आपको ठगा, उस लड़की ने भी आपको ठगा जो आधी रात लोक लाज माँ बाप को छोड़कर आपके पास आई थी और आपने जब भाग चलने से इनकार कर दिया था तो चुपचाप अपने घर जाकर सो गई। फिर माँ बाप द्वारा पसंद किए गए अपनी जाति व हैसियत के बंदे की पत्नी बनकर दूसरे शहर में रह रही है और वो जब भी शहर में आती है तो उसका भरा भरा बदन आपकी यादों के जाखों को कुरेद जाता है और आप जमाने को बेवफाई की दुहाई देंगे। और तो और ऐसे सुखद अंत की कहानी लिखने वाले लेखक ने भी आपको ठगा, आपके सोए अरमानों को ठेस लगाई। उसको क्या हक था ऐसी कहानी लिखता? अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वह ऊपर लिखित कहानियों में से भी हो सकती और अलग भी। यह आपकी मर्जी है कि आप इसे पढ़ें या न पढ़ें, क्योंकि अगर आपको कहानी पढ़कर कोई ठेस पहुंची तो उसकी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मैं पहले ही मुकर रहा हूं। कहानी के आरंभ में यह लिखना मेरे लिए लाजमी, क्योंकि मैं खुद ऐसे हादसे से गुजर चुका हूं और अपने दोस्तों को भी मैंने कथाकारों को कोसते गाली देते सुना। एक आदमी तो गुस्से में आकर किताब ही दीवार पर दे मारी। तो हुजूर आप अपने रिस्क पर मेरी कहानियां पढ़ें। कहानी मेरी अपनी है, मैं जानबूझकर ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं भी कहूंगा तो आप ऐसा ही मानेंगे। और आप ही क्यों, मेरी पत्नी, बेटे, बेटी, यार, दोस्त, रिश्तेदार सब इसे मेरी कहानी माने। हालांकि कहानी मेरी सिर्फ इतनी है कि इस कहानी के पात्रों की जुबानी मैंने सुनी है, यानी किसी एक पात्र की जुबानी, पर मैं इसे अपनी कहानी कहकर और इसी शैली में लिख रहा हूं क्योंकि दूसरी शैली मुझे नहीं आती। कहानी कोई खास अजीब नहीं है। हाँ, कहीं कहीं आप घिनौनी कहेंगे, जैसा कि आमतौर पर लोग ब्लू फिल्म देखकर एंजॉय करते और बाद में शराफत का लबादा उड़कर कहते हैं। मैं एक अफसर हूँ, कहानी शुरू करता हूँ। मैं एक अफसर हूँ, शुरुआत रोमांटिक है, चलिए मैं से रोमांस निकाल देता हूँ। मैं एक शादीशुदा बाल बच्चेदार अफसर, यही 40-45 के करीब उम्र का, बालों की सफेदी को रंग कर थोड़ी बहुत डाइटिंग तथा कसरत के बल पर अपने आप को जवान मानता रहता। कुछ चमचे किस्म के लोग जो अक्सर अफसरों को हर शहर में मुहैया हो जाते हैं, सर लगता नहीं आप इतने सीनियर हैं, कहकर मेरे अहम की पुष्टि करते हैं। मेरा आपसे एक वायदा हुआ था कहानी का, तो पूरा करना पड़ेगा। अब तो चाहे सचमुच मुझे अपनी ही कहानी कहनी पड़े। वैसे भी हर लेखक आमतौर पर अपनी ही कहानी कहता है। अपनी कहानी से मतलब हरगिज न निकाले कि वह कहानी का नायक होगा या नायिका होगा। वह कहानी का कोई भी पात्र हो सकता है। कई बार तो वो कहानी के सेट पर रखी कोई बेजान कुर्सी, मेज, दीपक या पीकदान तक हो सकता है, क्योंकि लेखक ही एक ऐसी अजीब शय है जो अंग्रेजी की कहावत स्क्वायर पेग इन राउंड होल पर खरा उतरता है। लेखक गिरगिट की तरह रंग बदलता है, विदूषक की तरह चोले और
नर्तकी की तरह मुद्राएं भी बदलनी पड़ती हैं लेखक, परंतु फिर भी कहानी या रचना प्रमुख रहती है और लेखक गौण। लेखक हर किसी की खुशी व दुख दर्द को महसूसता है, जख्म खाता है, रिश्ता है, ऊपर से निर्विकार दिखने का प्रयास करता है। वह जितना निर्विकार, जैसा अपना मिश्र जी ने भी पढ़ा है, निर्विकार दिखने में सफल होता है, उतना ही सफल लेखक बन सकता है। वैसे निर्विकार होना इतना सरल नहीं है जितनी सरलता से मैंने इसके बारे में लिखा और आपने पढ़ ली। इस निर्विकारिता को प्राप्त करने के लिए लेखक को स्वयं को खोना पड़ता है, और स्वयं को खोना कितना दुखदायी होता है ये जानना समझना तो बड़ा कठिन है। क्यों? अगर आपने स्वयं को खोने की कोशिश नहीं की है तो इसलिए कि स्वयं को खोने के लिए पहले स्वयं को तलाशना पड़ता है, और स्वयं की तलाश एक लंबी, उबाऊ और संभवतः अंतहीन सुरंग है जिसमें अथाह अंधेरा है। दरवाजे पर खटखट होती, कौन आ गया? लगता है आज भी कहानी का वायदा सिर्फ वायदा रह जाएगा, पर मायूस न हो सकता है कोई कहानी दरवाजा खटखटा रही। कहानियां अक्सर मेरा दरवाजा यूं ही खटखटाती रहती, आप जरा रुकिए मैं देखता। मित्रों, ये भूमिका मैंने 29 अप्रैल 1992 को लिखी, और तब तक मैंने कोई कहानी लिखी नहीं थी। मैं कहानी लिखने की सोच रहा था, और मैं वाकई डरता था कि मैं कहानियां लिखूंगा तो जैसे आज विवेक भाई ने और औरों ने भेड़ा कि मैं ऐसे ही भेड़ा जाऊँ, तो इसलिए मैं डरता भी रहा कि मैं लिखूं कि ना लिखूं। तो ये मैं इसके बारे में 2-3 कविताएं आपने या अल्पना जी ने पढ़ी और कुछ शेर भाई ने सुनाए, तो मेरे कुछ और शेर हैं जो मोहब्बत पर ही पर इन्होंने कारोबार की बात की, तो उसका मतलब था कि वक्त कब किसका इंतजार करता है, वक्त मिलते ही वक्त हुआ। और हैं तिजारत में फायदे बहुत, मगर इश्क में कौन कारोबार करता है। फिर वो जो इसमें आया था अफसर बूढ़ा हुआ, उसके लिए था कि उम्र चांदी हो गई पर दिल जवान है। उम्र चांदी हो गई पर दिल जवान है दोस्तों, आज भी मुझ पर मोहब्बत मेहरबान है। और कौन सोया है यहाँ कैस रांझा या सखा, रोज ही इस कब्र से उठता रहा है। और एक और से उसके बाद खत्म करूंगा। उसका मतलब है कि जिंदगी में बस खुशी हो ये जरूरी तो नहीं, गम जो कल था आज भी हो ये जरूरी तो नहीं। और जो विभिन्न वो देखें, उसका दो शेर है कि मेरे घर में घूमता रहता है दिन भर एक चांद, मेरे घर में घूमता रहता है दिन भर एक चांद, चांद भी हो रात भी हो ये जरूरी क्यों नहीं। और जिस रसभरी कहानी का जिक्र किया वो एक शेर में इसमें कि प्यार होता है सभी को जिंदगी में एक बार, प्यार होता है सभी को जिंदगी में एक बार, प्यार का इजहार भी हो ये जरूरी तो बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी। तो कहानी के बारे में तो आपने हमें बताया, और ये तो वाकई में बहुत चमत्कृत करने वाला है कि आपने भूमिका तब लिखी जब ये कहानी आपके जहन से निकल करके कागज़ पर नहीं आई थी, और आपने जो अशार सुनाया उसमें एक अमीर की ज़मीन भी निकल आई, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल के जान से उठता है। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। और आपने एक मिनट जी मित्रों, मैंने जो है मैं 2 मित्रों को और आभार प्रकट करना चाहूँगा। एक तो आदरणीय सत्यवती, क्योंकि मैंने सुना था और मेरे साथ भी हुआ कि अक्सर प्रकाशक सालों लगा देते हैं, लेकिन ये मेरी पुस्तक मात्र 4 महीने में उन्होंने छापी, इसका आपको मिला, तो मैं उनके का बहुत आभारी हूँ। और आज के आयोजन में अमरनाथ अमर जो मेरे मित्र हैं और अजय नावरिया ने जो मेहनत की है, मैं यहाँ दूल्हे की तरह आया हूँ, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं संभालना पड़ा, तो मैं इन दोनों का हृदय से आप
आपने प्रकाशक के साथ जो सालों यानी वर्षों के अर्थ में इस्तेमाल किया है, उसका एक विश्लेषणात्मक अर्थ भी है जो प्राय हिंदी के लेखकों के मन में चलता रहता है और प्रकाशक से बहुत प्रश्न भी रहते हैं। तो आपने बहुत सारे सवालों के यहाँ उत्तर भी दिए और अपनी बात भी आपने सामने रखी। अब मैं विशिष्ट अतिथि मैथिली पुष्पा जी से निवेदन करूंगा। वो एक लेखक भी हैं, एक तरह से आलोचक भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं और आजकल फेसबुकियों की भी खबर ले रहे हैं। तो ये जो बहुआयामी वाकई में लेखन की विद्या देने वाले राजेंद्र जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि लोग चौंकते हैं कि वो डॉक्टर हैं वो कहानी लिख रहे हैं, वो इंजीनियर हैं वो कहानी लिख रहे हैं, वो पुलिस में हैं वो कहानी लिख रहे हैं और ये लोग कहानी लिखते हैं। तो ये बताइए कि कहानी क्या निकम्मे लोग ही लिखते हैं? ये तो डॉक्टर हैं और इंजीनियर हैं और फलाना है तो हैं, बाकी हम सब निकम्मे हैं जो लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो कहानी शायद उन्हीं के जिम्मे पड़ी हुई है, लेकिन समय बदल रहा है और इस तरह बदल रहा है कि जो इनके तरफ से कहानियाँ आ रही हैं वो एक वैरायटी ला रही हैं, वरना इस कहानी में ये कभी नहीं आता कि मुझे जो फल हैं वो मॉर्चरी में दिखाई देते। इस उपमा को कोई नहीं देता कि फल जो फ्रिज में रखे होते हैं वो मुझे लगते हैं जैसे मॉर्चरी में मुर्दा रखा होता है। ये तो डॉक्टर ही बता सकता है, उसी के दिमाग में मॉर्चरी घूमती रहती है। हम लोग तो मॉर्चरी से सब डरते हैं। तो ये एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि ये प्रेम कहानियाँ हैं। अब प्रेम कहानियों में जो इन्होंने दिखाया है, जो मैंने पढ़ी हैं, ये मुझे लगा कि मेरा जरा अध्ययन कम रहता है कि मैं पहली बार देख रही हूँ कि कोई आदमी कह रहा है कि देखो हम कितने लंपट हैं, हमने स्त्री के साथ ऐसा किया। विवेक जिसको बुरा मान रहा है उसको मैं अच्छा मान रही हूँ कि वो कह रहा है। ये स्वीकार की कहानियाँ हैं और प्रायश्चित की कहानियाँ कि हमने ऐसा किया। थप्पड़ कहानी वो देखता है लेकिन वो जो है वो थप्पड़ मारती है, उसको भी कहते हैं हाँ मैं थप्पड़ ही खाने लायक था जो मैंने उसके साथ किया। या जितनी भी कहानियाँ आई हैं और स्त्री का जो रूप है उसमें, जिस पे शिकायत हो सकती है स्त्रियों को कि भाई स्त्रियों का ऐसा क्यों नहीं दिखाया, कैसे दिखाएं जब था ही नहीं। हाँ है ना। अब ये कहते रहे कि नहीं नहीं हम तो बड़े अच्छे थे प्रेमी, ये गलत बात है ना। तो उन्होंने सच बोला है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि स्त्री विमर्श पर हम पे इतने प्रहार हो रहे हैं कि पूछिए मत। तो लेकिन आपने उसको सपोर्ट किया, हाथ उठा के सपोर्ट किया कि हाँ ऐसा ही है, स्त्रियां भुगत रही हैं, हमने खूब भुगत पाया है उनको। अपनी तरह से यूज किया और फेंका। ये सत्य है, ये किताब इसका प्रमाण है। तो ये है। जहाँ तक प्रेम की बात है और मैं समझती हूँ तो प्रेमी तो हमेशा किशोर ही होता है, वो किसी भी उम्र में हो वो किशोर ही होता है। और प्रेमी हमेशा लंपट भी होता है। शरीफ आदमी प्रेम नहीं किया करते। शरीफ आदमी कहाँ करते हैं प्रेम? वो तो आपके जो चारवाक की तरह वो धोती कुर्ते वाला वही होता है, वो कैसे करेगा प्रेम? वो तो दूर भाग जाएगा। लेकिन उसकी लंपटता को स्त्री कैसे हैंडल करे वो अभी तक नहीं था आ रहा कि वो कैसे हैंडल करेगी उसको और प्रेम के रास्ते पे कैसे लाएगी उसको, क्योंकि इन कहानियों में लाई नहीं प्रेम के रास्ते पे। उड़ाने ताने तो खूब मारे उसने, लेकिन एक रणनीति वो भी होती है कि जो उसको प्रेम के रास्ते पे ले आती है। अब हम लोग जो लिख रहे हैं हम वैसी कहानियाँ लिख रहे हैं जो उन्हें घेर बटोर के चल इधर। तो ये है। तो वो कहानियों का रुख भी बदलेगा, तेवर भी बदलेंगे और जो आपने लिखा है वो अपनी तरह से लिखा है, जो हम लोग लिखेंगे अपनी तरह से, जो आज के लड़के लिखेंगे अपनी तरह से लिखेंगे। क्योंकि आज का प्रेम वो घोषित कर चुके हैं लड़के कि आज का प्रेम तो ये हो रहा है कि मोबाइल से किया कि चल तू आ जा, तो नहीं आ गई तो बहुत बढ़िया है, नहीं आई तो चल तू अपने रास्ते जा। ऐसा पहला प्रेम नहीं होता था जो आपने लिखा है कि वो आज तक याद है। वो प्रेम ही क्या जो याद ना रह जाए। मैं नहीं मानती कि प्रेम होता है और याद नहीं रहता।
प्रेम तो वही होता है जो याद रहता है। आपको रसभरी देख के प्रेम याद आया, हमें तो हर रात और हर दिन प्रेम याद आता है। शादी तो दूसरे से हो गई है, लेकिन प्रेम याद आता है। जो किशोरावस्था में हुआ था उसको नहीं भूलते। नीरज से मैंने, कभी नीरज हैं, उन्होंने प्रेम के गीत बहुत गाए हैं। मैंने क्वेश्चन किया, वो छिपाते हैं सारे प्रेमों को। नहीं, मैंने नहीं किसी से किया, औरतें मेरे पीछे पड़ गई थी। अरे मैंने कहा वाह है, आपका बिना लिफ्ट दिए आपके हैं, आप यूँ ही खड़े रहे और औरतें पीछे पड़ी रही हैं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल यही बातें कहेंगे। मैंने कभी किसी स्त्री से वो नहीं किया, वो सारी मेरे पीछे पड़ी। तो मैंने कहा क्यों छिपाते हैं, क्या डर लगता है? और छिपा के आप प्रेम को अपराध बना रहे हैं। जब हम प्रेम को छुपाते हैं तो अपराध बनाते हैं, क्योंकि डर के मारे बहुत सी चीज़ें, अच्छी चीज़ें अपराध बना दी जाती हैं। तो मैंने उनसे कहा था आप कहिए ना। और मैंने कहा नीरज जी, आपको तो खुश होना चाहिए, आपने हमारी पूरी पीढ़ी को प्यार करना सिखा दिया अपनी कविताओं के लिए। और इतना प्यार करना सिखा दिया कि हमारे कई साथी तो कुंवारे ही रह गए। तो प्यार तो ऐसा जादू है सच में, ये मैंने झूठ नहीं बोला था। राजन जी गवाए, एक आध साथी तो मैंने राजन जी से मिलवा दिया है, कुंवारा रह गया, मानव नहीं रह गया कुंवारा। तो रह गया, प्यार हुआ था लेकिन कोई बात। तो मैंने उसे बार बार समझाया, मैं प्रेम की ही इसी की बात कर रही हूँ कि मैंने बार बार, इसमें भी कई चीज़ें ऐसी आती हैं कि प्रेम का से शादी नहीं हो पाई। तो मैंने कहा प्रेम शादी करने के लिए थोड़े होता है, प्रेम के लिए होता है। शादी आपने जिस दिन की, प्रेम दाल रोटी हो गया, उस दिन से प्रेम खत्म। हम फिर प्रेमी प्रेमिका कहाँ रहते हैं? हम तो पति पत्नी हो जाते हैं और फिर वही सारे रीति रिवाज निभाते हैं। कौन इंतजार करता है कि आ रही होगी वो? कौन इंतजार कर रहा है कि आ रहा होगा वो वहीं रखे हैं, रोज आ रहे हैं, सुबह शाम तक कर रहे हैं। तो वहाँ प्रेम तो नहीं रहता, एक समझौता होता है, एक एडजस्टमेंट होता है, एक साथ रहने की आदत हो जाती है और एक दूसरे पे भरोसा, निर्भरताएँ भी बढ़ जाती हैं। तो प्रेम नहीं होता, प्रेम तो स्वच्छंद होता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है, जिसे हम आज़ादी से जीते हैं और जिसे हम सबसे अच्छे लम्हों में, सबसे अच्छे कपड़े पहन के, सबसे अच्छे भाव लेके, विचार तो नहीं कहूँगी, सबसे अच्छी बातें जब मिलते हैं दोनों तो अच्छी से अच्छी बातें करेंगे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, सेंट वेंट छिड़क के जाएंगे, है ना, बालों को 100 बार देखेंगे, शीशा देखेंगे, मैं उसकी नज़रों में कैसा लगूंगा, है? तो वो एक जज्बा होता है अंदर, उसके तो कहने क्या है। वो हर एक को नसीब भी नहीं होता, जो रूखे सूखे होते हैं उनको नसीब नहीं होता, वो दुर्भाग्य होते हैं, अभागे होते हैं जिनको ऐसा प्रेम नसीब नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, एक लेखिका ने मुझसे एक क्वेश्चन किया, क्योंकि प्रेम लिखने में मैं भी कम नहीं हूँ, तो क्या मैत्री, तू अब आके इस उम्र में, सुनिए कोई उम्र देखता है क्या प्रेम, इस उम्र में प्रेम कैसे लिख लेती है ऐसा। हमने कहा सुनो, तुमने प्रेम किया और तुरंत बनाया, शादी कर ली उनसे, हमने प्रेम किया और संजो के ले आए और ऐसे डिबिया में बंद है, जब मन चाहा उसे निकाल लिया, देख लिया, खुश हो गए हैं। तो इस तरह संजोने की चीज़ है प्रेम। उसने क्या किया, मैंने क्या किया, ना उसमें ये आती कि उसने हमें शोषण कर लिया या हमने उसका शोषण कर लिया। केवल हम एक भावना, एक अच्छी भावना, जो सबसे खूबसूरत भावना है दुनिया की, हम उसका आदान प्रदान करते हैं और उसको छिपा छुपा के अपराध नहीं बनाते। आप कहेंगे, हमारे यहाँ एक बड़ी रिवाज बुरी है कि पत्नियाँ तो प्रेम अक्सर ही छुपाती हैं। मैंने एक लेख लिखा है, सूर्यदारिणी का हलफनामा, लोगों ने पढ़ा है और आपत्ति भी जताई है, जतानी भी चाहिए। उसने कहा था वाला प्रेम कथा, उसमें सूर्यदारिणी तो कुछ ही नहीं कहती, वो तो छुपाई रहती है डर के मारे। वहाँ प्रेम के साथ अन्याय है, क्यों नहीं कहती? मैं तो कहती हूँ जिस दिन ये समय आएगा कि कोई सूबेदार किसी लहना सिंह को बचाएगा, उस दिन प्रेम पूरा होगा। वो साहस हमारे अंदर होना चाहिए, प्रेम साहस भी देता है। आपकी ये कहानियाँ बहुत ईमानदार कहानी है और मैंने राजन जी से पहले ही गिफ्ट कर दिया था, मुझे अच्छी लगी कहानियाँ। और एक बस मुझे 4 बार कहानी थोड़ी सी वो लगी, डगमगाती थी कि वो 4 बार, क्योंकि वो ना खाली प्रतिक्रिया में डगमगाती है,
कि मतलब लड़का ऐसा हो गया तो मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। ठीक है, लड़का भी ऐसा हो गया, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये उसका नाम चार वाक न हो के प्रतिक्रिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं कोई सलाह देने वाली नहीं हूँ, पर मैं कह रही हूँ ये चीज़ें जो हैं, जो इसमें आई, विवेक ने भी कहा और मैं भी कह रही हूँ, अल्पना ने भी कहा कि कहानी अपने आप को पढ़वा ले जाए, सबसे पहली उसकी शर्त है। और आजकल जो कहानियाँ आ रही हैं, नए कथाकार मुझे क्षमा करेंगे कि मैं उनको बहुत पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आगे चल नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि इस तरह की इस किस्सा गोई की बात नहीं है, ये इतनी सरल रूप में कही गई कहानियाँ हैं कि हाँ पढ़ो इसे, और एक उत्सुकता बनी रहती है, वो बहुत ज़रूरी है कहानी के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप प्रेम को जिंदा रखिए, जिंदाबाद है, और बहुत अच्छी कहानी लिखी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अपने कहानियों को बहुत बेबाकी से और अपने अनुभवों के साथ जोड़ करके, अपने रचनात्मक अनुभवों से जोड़कर उसे व्याख्यायित किया। अब मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आज के मुख्य अतिथि और सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कथाकार असगर वजाहत साहब से वे कुछ कहें इन कहानियों पर। इसलिए है कि ये रचनाएं कुछ सोचने, बोलने, समझने, कुछ विश्लेषण करने के लिए एक प्रकार से हमें आमंत्रित कर रही हैं, चुनौती दे रही हैं। तो ये पहली बात है कि जो इस संग्रह के बारे में हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अजय जी ने ये जब मुझे संग्रह दिया और ये बताया कि इसमें मुख्य रूप से प्रेम कहानियाँ हैं, तो मैं सोचने लगा कि 45 साल में मैंने कितनी प्रेम कहानियाँ लिखी, और पता चला 0। तो मुझे बड़ा ये हुआ कि देखिए, वो किसी का शेर है कि एक हमें के लिए अपनी सूरत को बिगाड़, एक हमें के लिए अपनी सूरत को बिगाड़, एक वो है जिन्हें तस्वीर बनाती। एक हम है कि एक कहानी नहीं लिख पाए, और एक इन्होंने एक बहुत मुश्किल और एक बहुत कठिन क्षेत्र में कदम रखा और बहुत सफल कहानियाँ लिखी। इसके लिए भी बधाई के आप पात्र हैं कि आपने ऐसा किया। तीसरी बात यह है कि इस दौर में, जो विमर्शों का दौर है, उस दौर में इतनी हिम्मत के साथ कोई ये कह सके कि मैं प्रेम कहानियाँ लिखता हूँ, लिखी हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि विमर्शों से हमें कुछ मिला नहीं है, कुछ लाभ नहीं हुआ है, ज़रूर हुआ है, लेकिन विमर्शों ने जो हमें बांधा है, उस से निकलने की कोशिश, या उसको एक प्रकार से उस बंदिश को तोड़ने की जो कोशिश है, और जो बहुत ईमानदाराना जो कोशिश आपने की है, उसके लिए भी मेरा ख्याल से बहुत अच्छा काम आपने किया है। जो कहानियों के संबंध में जो यहाँ चर्चा हुई, उसमें एक ये आया कि कुछ उभर के प्रेम है क्या। कहीं ये कहा गया कि साहब ये कहानियों में प्रेम नहीं है। मुझे ये लगता है कि इनमें से बहुत सी प्रेम कहानियाँ ऐसी हैं कि जो अतीत जो हो चुका है, उस प्रेम को याद करने, उसके स्मरण की, और वहाँ से प्रारंभ होने वाली कहानियाँ हैं। तो अगर वो प्रेम न होता तो निश्चित रूप से वो इतने लंबे समय के बाद उसकी प्रक्रिया कोई किसी प्रकार की नहीं हो सकती थी। तो ये तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये कहानियाँ जो हैं, ये केवल भोग की, ये केवल देह की कहानियाँ, या केवल ऐसी कहानियाँ जिनके अंदर प्रेम के बहुत ही रिफाइंड और एलिमेंट्स नहीं है, ऐसा नहीं, मतलब उनमें हैं। तो ये केवल दैहिक संबंधों की कहानियाँ नहीं। दूसरी बात यह है कि हम प्रेम का सरलीकरण कर देते हैं आमतौर से।
प्रेम का मतलब ये है कि लड़के लड़की मिले, प्रेम का मतलब ये है कि उनमें प्रेम हुआ, प्रेम का मतलब ये है कि फिर उसकी शादी हो गई। प्रेम ये एक फिल्मी प्रेम है जो सफल हो गया। इसके कितने अब आयाम और डायमेंशंस हैं और हो सकते हैं या लोगों के जीवन में आते हैं, उसका अनुभव करना और उसको देखना, ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम उसको देखें और उसको समझें। उनकी कहानी जिसकी यहाँ चर्चा हुई वो हाँ रजनी, बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत ही वो बारीकी के साथ चलने वाली कहानी है और वो परत दर परत चीज़ों को उजागर करती है और बहुत ही धीरे से वो पूरे एहसास को आपके ऊपर छोड़ देती है। तो उसमें वो बहुत मतलब वो इनकी कला का एक बहुत बढ़िया नमूना उसको हम मान सकते हैं। इसके बाद और भी कहानियाँ हैं जो कि बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। ये कहानी जो है जिसके ऊपर उसका नाम है इनकाउंटर वाली, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। तो इस तरह से ये कहानियाँ हिंदी में आई हैं, इनका हम लोग बहुत इनका स्वागत है कर रहे हैं लोग। यहाँ जो कुछ हुई है चर्चा उससे भी हमारे सामने यही बात पता चलती है। और डॉक्टर साहब ने कुछ शेर भी सुनाए थे, कुछ एक शेर इन्होंने इश्क के कारोबार के ऊपर भी कुछ सुनाया था। तो मैं सोचता हूँ कि एक शेर सुना दूँ इनको, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करूँ क्योंकि डॉक्टर साहब शायर भी हैं। डॉक्टर थोड़ा सा इसमें एक शब्द आएगा, वो है जिया। जिया का मतलब होता है नुकसान। जिया शेर है कि ऐ दिल तमाम नफ़ा है, ऐ दिल तमाम नफ़ा है सौदाए इश्क में, सौदाए इश्क में सब फ़ायदा ही फ़ायदा है। ऐ दिल तमाम नफ़ा है सौदाए इश्क में, एक जान का जिया है सो ऐसा जिया नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया असगर साहब, आपने जिस तरह से श्याम जी की कहानी के बारे में कहा, निश्चित रूप से उनकी हौसला अफजाई होगी क्योंकि आप जैसे वरिष्ठ रचनाकार का इस तरह से प्रेम की उपस्थिति को देखना, संवेदना की उपस्थिति को देखना, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए भी एक सुनने और सीखने की चीज़। अब मैं निवेदन करूँगा आज की संगोष्ठी के अध्यक्ष राजेंद्र यादव जी से। उनके बारे में कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं, उनका नाम तो एक ब्रांड है वर्षों से, वो जो भी कहेंगे वो अनूठा और अद्वितीय ही कहेंगे। राजेंद्र जी। सुशील जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने लंपटत्व की गरिमा बढ़ाई, उसको महत्व दिया। सही बात है कि जो आदर्शवाद है यानी प्रेम का जो विरोधी है वो यथास्थितिवादी होता है और उस यथास्थितिवाद को लंपट ही तोड़ते हैं। जिन्हें हम जो तोड़ते हैं उन्हें हम लंपट कहते हैं। अगर लंपट न हो तो प्रेम कहानियां नहीं हो सकती। आदत यानी सुबह भजन पूजन करके ब्रह्मचर्य की माला खाने वाला आदमी प्रेम नहीं समझ सकता है। तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको, श्याम सखा श्याम जी कि इनकी कहानियों ने मुझे नॉस्टैल्जिया भी पहुंचा दिया। अक्सर ही ज़्यादातर कहानियाँ जो मैं सब नहीं पढ़ी सुनी है, वो नॉस्टैल्जिया में ही ज़्यादा घटित होती है। कोई 20 साल पहले की, कोई 15 साल पहले की लड़की है जो बाद में मिलती है और उसके साथ नए सिरे से प्रसंग शुरू होता है। तो ये नॉस्टैल्जिया प्रेम का दूसरा लक्षण है जो आपको अपने अतीत में अहंकार
को अपनी स्मृतियों में लेता है। हम वहाँ से ऊर्जा भी लेते हैं, शक्ति भी लेते हैं और कुछ कर गुजरने की एक भावना भी लेते हैं। अगर इन कहानियों को मध्य वर्ग के ऐसे एक शब्द का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, माफ करेंगे, ऐसे निठल्ले व्यक्ति की कहानियां हैं जो सिर्फ प्रेम की बात नहीं सोचता, ताकि उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं। रात को आधी रात को उसको फोन आते हैं, टाइम पे टाइम मिलने के लिए कहा जाता है और विरोधी होटल में मिलता भी है। तो ये जो एनकाउंटर कहानी में, और कहानी फिर बिल्कुल एक दूसरे धरातल पर चली जाती है, बल्कि दूसरी कहानी हो जाती है कि वो जो उनकी पुरानी प्रेमिका या जो मिली है, उसको पाइप पीने से ही एक्साइटमेंट होता है। पाइप की गंध उसको ओवर करती है और ये साथ पाइप पीते। इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे मंटो की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है बू, उसका ध्यान आता है। उसमें एक मछुआरे या बम्बई में जिसे घाटन कहते हैं, ये एक साहब हैं जो वहाँ रहते हैं मुंबई में, और उस घाटन को बुलाते पैसे वैसे देते हैं। तो जब पहली बार उस घाटन के बगलों से जो गंध आ रही है, वो इनको इतनी उत्तेजक लगती है तो उन्हें लगता है कि मैं बड़ी बड़ी सुंदरियों के साथ स्वयं सब है, लेकिन इस तरह का संतोष मैंने कभी किसी से नहीं पाया। मुझे उसकी कहानी की याद आई। खैर, एक तीसरी बात जो मुझे लगती है, यानी कहने को तो हम कह सकते हैं कि ये कहानियां नई कहानियां वाले युग का एक्सटेंशन है, मगर एक्सटेंशन के अलावा जो चीज मुझे इन कहानियों में लगती है वो है खलनायक की मृत्यु। नायक की मृत्यु तो बहुत बार हुई है। इन कहानियों में मुझे इस तरह की कहानियों में खलनायक नहीं दिखाई देता। जो खलनायक है वो पुराना प्रेमी है, बल्कि वही नायक हो जाता है। जैसे जो पहले जमाने में जिसे खलनायक कहा जाता था, धीरे धीरे वो स्थान बदलकर फिर नायक हो जाता है। ये स्थानांतरण नायक का बहुत महत्वपूर्ण है। उसे इस दृष्टि से देखना चाहिए कि बदलते हुए सामाजिक दबाव में किस तरह जो मान्यताएं हमारे लिए कभी एक धारणा प्रस्तुत करती थी, वो आज बदल रही है और दूसरी दिशा में आ रही है। इन कहानियों की भाषा निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति भाषा है जो कहानियां लिख नहीं रहा, देख रहा है, यानी वो दृश्य प्रस्तुत करती है। मेरा मन होता था कि मैं इसे पढ़ूं, लेकिन इधर कुछ अनुभवों की दिक्कत की वजह से नहीं पढ़ पाया। लेकिन जो सुनी है मैंने कहानियां, वो मुझे बहुत अच्छी भी लगी और ये भी लगा है कि कहीं शायद हल्की सी का दोहराव की ये कहानियों में है। एक ही बात है जो शुरू से आखिर तक छाया हुआ है, चाहे उसे लेखक कहे या अपना प्रोटैगनिस्ट कहे, कुछ भी कहिए। अब ये दूसरी बहस है कि लेखक और मुख्य पात्र में अंतर क्या होता है। यह अंतर कुछ नहीं होता, बेकार की बात है। लेखक ही अपने आप को अनेक पात्रों के माध्यम से जो बात कहना चाहता था उसकी अपनी होती है। वो कभी किसी पात्र के माध्यम से होती है, कभी किसी स्थिति के माध्यम से होती है और कभी कहना चाहिए पूरी कहानी के माध्यम से होती है। ये पात्रता या पात्रों की बदलती हुई स्थिति हमें पुरानी प्रेम कहानियों से अलग कर से दिखाई देती है, जिसे सामाजिक दबावों में बदलाव के अनुसार ये कहानियां भी हैं, प्रेम कहानियां भी हैं, हमें रोमांटिक दुनिया में भी ले जाती हैं, लेकिन इससे साथ ही बदलते हुए सामाजिक मूल्यों की तरफ भी इशारा करती हैं कि चीजें वो नहीं रही जो हुआ करती थी।
इसलिए मैं बधाई देता हूँ अपने मित्रों को जो डॉक्टरी करते हुए जहाँ सब तरह की सुविधाएं हैं, ये कहानियाँ पहले खुद जीते होंगे कहानियाँ, उसके बाद फिर लिख डालते होंगे, यही होता होगा। फिर भी मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। और आज की संगोष्ठी के इस आयोजन के सूत्रधार डॉक्टर अजय नवरिया जी से मैं निवेदन करूंगा कि विधिवत आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर अजय नवरिया जी। मित्रों, क्योंकि मैं सूत्रधार कहा जा रहा हूँ, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। श्याम जी 2 बार श्याम जी हैं, मैं मात्र अर्जुन हूँ जो उनके कहने पर बाण चलाता है। खैर, अब ये समय उस तक पहुँचा है। प्रेम को लेकर हम इस पूरी संगोष्ठी में अनेक कोणों से बात हुई और मैं अंत में श्याम जी की ही कहानी, एक खत की 3-4 पंक्तियां प्रेम पर ही पढ़ना चाहता हूँ। देह को तो सांसारिक नियम व अपवाद सभी झेलने पड़ सकते हैं, परंतु अपनी रूह को बचाए रखना, इसे कलुषित या परेशान मत होने देना। देह और रूह को अलग करना सीखो। देह को तो सामाजिक नियम निभाने होंगे, उसे तो चाहे अनचाहे प्रेम का नाटक भी करना होगा, परंतु आत्मा से किसी को प्रेम करना, जताना तो मात्र तुम्हारे अपने वश में है। कहने को तो जैसा कि वजह साहब ने कहा कि ये विमर्शों का दौर है, हम बहुत सरलता से कह सकते हैं, इसे स्त्रियों से बेहतर कौन समझ सकता है इस विवशता को कि जो प्रिय नहीं है उसे प्रिय की तरह उसको भी एहसास कराना है कि तुम ही मेरे सबसे अधिक हो। मगर यह किसी भी संवेदनशील पुरुष की भी परेशानी हो सकती है अगर हम उसके विस्तार में जाएं तो। एक और जो मुझे बात इनके कहानियों में जो दिखाई दी, वो राजेंद्र जी से कहीं मोहाविष्ट अवस्था में दिखाई देते हैं श्याम जी, क्योंकि इनका पात्र जो है वो एक प्रेम कहानी यानी आखिरी अफेयर नाम की कहानी लिखी गई है, और उस आखिरी अफेयर में वो पात्र जो एक प्रेम कहानी लिखना चाहता है और उसे प्रेम कहानी नहीं मिल रही है। वो वहां पर लिखते हैं, इसके बाद उसने बैंक में अपने सहकर्मियों में पहले प्रेम फिर कहानी ढूंढने की कोशिश की, कहानी तो उसे नहीं मिली। वह तो 2 घंटे मार का प्रेम अनेक बार कर बैठा, उसे पहले खुद पर, फिर प्रेमचंद, जैनेन्द्र, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि और जो 1-2 लोग हैं। तो राजेंद्र जी जो हैं वो प्रेम के प्रतीक के रूप में कहानीकार के अवचेतन में बैठे हुए थे पहले से। तो मित्रों, खैर ये गोष्ठी मेरा ख्याल है आप सभी को बहुत स्फूर्तिदायक और विचारोत्तेजक लगी होगी। और इस एक बात तो जी 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 एक बड़ी बहुत बार कहा जाता है कि प्रेम मुक्त करता है। मैं सोचता रहा कैसे मुक्त करता है। मेरा ख्याल है प्रेम हमें अपने आप से ऊपर उठाकर दूसरे के साथ जोड़ता है। अपने आप से हम मुक्त होते हैं और दूसरे के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति यही है शायद कि वो हमें भी मुक्त करता है और दूसरे को भी मुक्त करता है। हालांकि अज्ञेयवादी स्थापना जैसी लगता है। बहरहाल ये गोष्ठी आप लोगों के सामने जिस तरह रही उसके लिए मैं सभी वक्ताओं को, विशेष रूप से आदरणीय राजेंद्र यादव जी को, वजह साहब को, मैत्रेय जी को, अल्पना जी को, विवेक जी को, नीलम जी को और इस पूरी गोष्ठी को एक शटल की तरह ले जाने के लिए मेरे मित्र सुशील सिद्धार्थ को धन्यवाद करता हूँ। हमारे लेखक को भी कि उन्होंने इतनी दूर से आकर हमारा साथ दिया, और किताब के प्रकाशक
सत्यव्रत जी को मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर किताब छापी। और यह सच है कि आप सभी मित्रों के बिना यह गोष्ठी सफल नहीं हो सकती थी। तो सभी वरिष्ठ और हम सफल मित्रों को मैं धन्यवाद कहता हूँ, उनका कृतज्ञ हूँ कि वे आए, क्योंकि इस समय में जो सबसे मुश्किल काम है, मैं वजह साहब की कहानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुश्किल काम सबसे मुश्किल काम मैं बात कर रहा हूँ समय के वक्त, क्योंकि वक्त बहुत मुश्किल है। और हमारे पास सच में अगर कितने अच्छी गोष्ठी के लिए वक्त निकलता है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि संवेदनशीलता हमारे अंदर किस ग्राफ में है। आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। जिससे आपको इतना अच्छा लिखने की प्रेरणा? भैया जीवन अपने आप में महत्वपूर्ण है, और मैं क्योंकि चिकित्सक हूँ, तो चिकित्सा में हमारे पास बच्चे से लेकर बूढ़ा तक आता है। और कुछ ऐसा हुआ, मेरे अध्यापकों ने जिस तरह बताया था कि सुनना सीखो मरीज की, वो तुम्हें अपनी बीमारी बता। तो मैंने सुनना आरंभ किया तो उन्होंने बतलाना आरंभ कर दिया। ये कहानियाँ उन्हीं का नतीजा है, और इसीलिए आप सबने सुना कि ईश्वर की कृपा से इतने बड़े साहित्यकारों ने उनकी प्रशंसा की, क्योंकि वो यथार्थ है जो कुछ कर रहा है समाज, प्रेम के माध्यम से।